बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज एग्जाम एक्सप्रेस द पावर ऑफ प्रिपरेशन के नाम से एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें कम से कम 15 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा। आज सेट 1 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। कह रहा है 3x² प्लस 5x माइनस 2 शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, ये आपको विद सॉल्यूशन के साथ बताया जाए। आइए, इसमें बहुपद दिया है। बहुपद है 3x² प्लस 5x माइनस 2। एक बहुपद है और इस बहुपद में शून्यकों का योगफल निकालना है। तो हमने पढ़ा है, यदि एक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो इन शून्यकों का योगफल माइनस b/a के बराबर होता है और इन शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। जो अल्फा प्लस बीटा है, ये दोनों शून्यकों का योगफल बता रहा है और ये मान माइनस b/a के बराबर होता है। इसे हम लिख सकते हैं माइनस यक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो इनमें शून्यकों का योगफल निकालना है। हम मान लेते हैं, यदि बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो इनका योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान, फार्मूला पढ़े हो, माइनस यक्स का गुणांक बटे x² के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। x² का गुणांक समझ में आया भाई। यहाँ पे आप देखिए, माइनस तो ऐसे रहेगा। यक्स का गुणांक कितना है 5, तो हम 5 लिख देते हैं और x² का गुणांक कितना है 3। तो दोनों शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान -5/3 के बराबर है। तो और इन विकल्पों में से पहला विकल्प 5 दिया है तो है नहीं, दूसरा -2/3 दिया, ये भी नहीं है, तीसरा दिया है -5/3, तो ये विकल्प आपका सही है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया है। आइए फिर से देखा जाए। एक बहुपद दिया है 3x² प्लस 5x माइनस 2। इनमें शून्यकों का योगफल निकालना है और हमने पढ़ा है कि दो शून्यकों का योगफल माइनस b/a के बराबर अर्थात माइनस x का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर होता है। तो यदि इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा मान लिया जाए, तो दोनों शून्यकों का योगफल माइनस x का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर होगा। x का गुणांक इसमें कितना है 5 है, तो हमने 5 लिख दिया और x² का गुणांक कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखा गया। तो दोनों शून्यकों का योगफल कितने बराबर हो जाएगा -5/3 के। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, बिंदुओं x, y और -x, y के बीच की दूरी होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं। इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आइए देखा जाए सॉल्यूशन के साथ। तो एक बिंदु दिया है भाई x, y और दूसरा बिंदु दिया है -x, y के बीच की दूरी निकालना है। बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है √ भुज के अंतर का वर्ग। क्या होता है? भुज के अंतर का वर्ग प्लस कोटि के अंतर का वर्ग, कोटि के अंतर का वर्ग।
तो भाई देखिए, पहले का जो निर्देशांक है x का y, इसमें भुज x है और दूसरे का भुज माइनस x है। तो x भुज के अंतर इसका माइनस, और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस x का होल स्क्वायर, प्लस कोटि के अंतर का वर्ग। कोटि कितना, y, माइनस इसका कोटि कितना है, माइनस वाई भाई, माइनस वाई माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट यक्स में एक जोड़ेंगे 2x का स्क्वायर और y में y जोड़ा जाए 2y का स्क्वायर। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4x स्क्वायर और इसका यहाँ भी 4y स्क्वायर। 4 दोनों में से कर लेते हैं कॉमन, तो मिल जाएगा 4 कॉमन करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x 4 का वर्गमूल निकालिए तो 2 हो जाएगा और अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का मात्रक इकाई है। तो भैया x कामा वाई और माइनस x कामा माइनस वाई के बीच की दूरी बराबर 2 गुणे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन भी समझ में आया और इस सॉल्यूशन के साथ बहुविकल्पी में कौन सा विकल्प सही है ये भी समझ में आया। तो आप नोट करते रहिए। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। तो भाइयों आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, 0 है या 1 है या 2 है या 8 है। 4 ऑप्शनल दिया है, इसमें से हम पहचानेंगे कौन अभाज्य संख्या है। तो पहले हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसे हम समझेंगे। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखा जाए 2 एग्जाम्पल देखिए, इसका उदाहरण 2 केवल 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा 2 से। 3 की बात किया जाए तो 3 स्वयं 1 से विभाजित होगा और स्वयं 3 से विभाजित होगा। 5 की बात किया जाए तो 5 1 से विभाजित होगा और स्वयं 5 से। इसी प्रकार से आगे संख्याएं आपको मिलेंगी। मतलब केवल और केवल जिसका 2 अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो, एक तो 1 होगा, दूसरा स्वयं वो संख्या होगी, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसमें आप देखिए 0 है, 0 तो 1 स्वयं 1 2 किसी भी संख्या से विभाजित हो सकती है, जबकि अभाज्य संख्या केवल 1 और स्वयं से विभाजित होगी, इसलिए 0 तो हो नहीं सकता। 1 की बात किया जाए, 1 में अभाज्य संख्या का परिभाषा लागू नहीं है, क्योंकि कहा अभाज्य संख्याओं में जिसका 2 गुणनखंड प्राप्त हो, एक तो 1 होगा, दूसरा स्वयं वो संख्या होगी। लेकिन यहाँ 1 का केवल 1 अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है, स्वयं 1, तो यह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। 2 की बात किया जाए तो 2 केवल 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 2। 8 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और स्वयं 8 से, यानी 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, इसलिए 8 अभाज्य संख्या नहीं है। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी मिली है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है और किस नियम से बताया गया है। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, कोई धनात्मक पूर्णांक q है और इसके लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। प्रत्येक धनात्मक यहाँ भैया होना चाहिए विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो आप अपने दिमाग में ये नोट कर लीजिए कि जो सम पूर्णांक होता है, सम पूर्णांक
किसी पूर्णांक q के लिए वो 2q के रूप का होता है, और जो विषम पूर्णांक होता है ये विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो इस ऑप्शनल में कह रहा है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इस ऑप्शनल में 4 ऑप्शनल हैं, जबकि इसका चौथा ऑप्शनल सही है। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इसका मतलब एक है कि अगर हम q में धनात्मक पूर्णांक रखे जाएंगे, यानी 2q प्लस 1 में यदि हम धनात्मक पूर्णांक q बराबर सभी धनात्मक पूर्णांक रखें, तो हमें जो संख्या मिलेगी वह एक धनात्मक विषम पूर्णांक ही मिलेगी। आशा करते हैं आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखा जाए क्वेश्चन 5। कह रहा है यदि साइन a प्लस बी बराबर √3/2 और कास a माइनस बी बराबर √3/2, तो a और b के मान क्रमशः होंगे। 4 ऑप्शनल दिया है और चारों ऑप्शनल में कौन सा ऑप्शनल सही है ये हम सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। तो आइए देखा जाए इसका सॉल्यूशन। इसमें दिया है, क्या दिया भाई, साइन a प्लस बी बराबर √3/2 और कास a माइनस बी बराबर √3/2। यहाँ से हल करके a और b का मान निकालना भैया तभी हल हो सकता है जब यहाँ से साइन हट जाए और यहाँ से कास। तो साइन और कास हम त्रिकोणमितीय में जो 0 से 90 अंश तक, जो कि कक्षा 10 में है एनसीईआरटी के माध्यम से, 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इन मानों को आप भली भांति से तैयार कर लीजिए और इन्हीं मानों की सहायता से हम साइन कास को हटाएंगे। तो आपको ये पता है कि साइन कितने अंश का मान √3/2 होता है। तो ये मालूम भैया आपको साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ऐसे ही हम कास को हटाएंगे, तो कास a माइनस बी बराबर, कास कितने अंश का मान √3/2 होता है, तो कास 30 अंश का मान √3/2 होता है। कास से कास कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30 अंश आ जाएगा और इसे हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 को हल करके a और b का मान निकालना है, तो हम यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे और विलोपन विधि में किसी एक राशि को विलुप्त करना होता है। इसके लिए समीकरण 1 में हम 2 को जोड़ देंगे। जोड़ा जाए तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। भैया जोड़ेंगे, ये देखिए लुट गए। a में a जोड़ा जाएगा तो 2a और 60 में 30 जोड़ेंगे 90। अब a का मान निकालेंगे, 2 से इधर भाग करा देंगे तो हो जाएगा a बराबर 45 अंश। a का मान कितना आ गया, 45 अंश। अब इस a के मान को समीकरण 1 या 2 में रख करके b का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम a का मान समीकरण 1 में रख करके b का मान निकालेंगे। रखेंगे तो a का मान रखेंगे 45 प्लस b बराबर 60। यहाँ से b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45 और ये हो जाएगा 15 अंश। तो b बराबर कितना आ गया, 15 अंश। तो a और b का जो मान है क्रमशः a कामा b बराबर हम लिख सकते हैं 45 अंश कामा 15 अंश। तो ऑप्शनल में भैया a का मान पहले 45 और b का मान 15 होगा। तो ये पहला ऑप्शन आपके सामने है जो कि सत्य है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही है ये हमने आपको सॉल्यूशन के साथ बताया और आपको भी समझ में आया। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। तो भाइयों आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6।
इसमें कह रहा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश का मान होगा 4। बहुविकल्पीय प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है √3/2, दूसरा है 1/2, तीसरा विकल्प है 2/√3 और चौथा है √3। तो आइए देखा जाए इनके सोल्यूशन के साथ कौन सा विकल्प सही है। इसमें दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश। तो भैया हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस टेन 30 अंश का मान, टेन 30 अंश का मान जो होता है लिखेंगे 1/√3। तो 1 माइनस यहाँ टेन स्क्वायर 30 अंश है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। एक को ऐसे ही रहने देते हैं, चलो 1/1 लिख देते हैं भाई। माइनस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, और यहाँ पर 1 का वर्ग 1, 1 को हम 1/1 लिखें प्लस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3। चलिए भैया 1 को 1/1 लिख रहे हैं माइनस अब 1 और 3 का अगर लासा लिया जाए तो कितना आ जाएगा 3। 3 से 1 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3, माइनस 1 से 1 में गुणा कराएंगे 1, और यहाँ भी लासा लेंगे तो आ जाएगा 3। 3 से 1 में गुणा कराइए 3, प्लस 1 का गुणा 1 में कराइए 1। हर देखिए दोनों का समान था, कट गया। अब इसे हम लिख सकते हैं, अंश में कितना लिखा जा सकता है, 3 में से 1 घटा दो तो 2 आ जाएगा, और हर में 3 में 1 जोड़ दो तो 4 आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूना 6, तो इसका मान कितना आ गया 1/2। फिर से देखा जाए, कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश। यहाँ पे हम टेन 30 अंश का मान 1/√3 लिखेंगे, तो 1 माइनस 1/√3 का वर्ग बटे 1 प्लस 1/√3 का वर्ग। 1 को 1/1 लिखा गया, माइनस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3 आया। यहाँ भी 1 को 1/1 लिखा गया और प्लस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3। 1 और 3 का लासा लेंगे 3 आएगा, 3 का गुणा 1 में कराएंगे 3 1 कम 3, 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1 बटे, यहाँ भी 1 3 का लासा 3, 3 का गुणा 1 में कराएंगे 3, 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1। हर समान था, कट गया। 3 में से 1 घटाएंगे 2 और 3 में जोड़ेंगे 4, 2 1 कम 2 दूना 4, तो 1/2 आंसर है। तो आइए देखा जाए कौन सा विकल्प सही है, तो इसका दूसरा विकल्प सही है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प सॉल्यूशन के साथ बताया गया तो आपको समझ में आया। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो भाइयों आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है। मूल का मतलब है x का मान, एक मान, हालांकि द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होगा, लेकिन इसमें एक मूल दिया है। तो इसमें कह रहा है k का मान कितना होगा। भाई इसी परिवार का एक सदस्य 6 है, अगर इस 6 को इस परिवार में रखेंगे तो इस समीकरण को पूरा पूरा क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो आइए देखा जाए इसका सॉल्यूशन। समीकरण दिया है x² - 4x + k = 0। तो हम लिखेंगे चूंकि x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है, इसलिए x = 6 रखने पर तो हो जाएगा 6 का वर्ग माइनस 4 × 6 + k = 0। 6 के 36 माइनस 4 6 24 प्लस k = 0। 36 में से 24 घटाएंगे भैया कितना आएगा 12, और प्लस k = 0। k का मान निकालेंगे +12, बाएं से दाएं पक्ष में आकर -12 हो जाएगा। तो k का मान कितना आ गया भैया -12, और इसका कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन समझ में आया, और इस सोल्यूशन के द्वारा कौन सा ऑप्शन सही है ये भी समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन 8। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल -24 है और उनमें +24 है और उनमें एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। भैया देखिए एक तो सोल्यूशन के साथ लगा सकते हैं, हालांकि समय कम होता है तो ट्रिक अपनाएंगे। यहाँ पे देखिए पहली संख्या इसमें कह रहा है ना, उनमें से एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, और सब में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी। यहाँ 16 है 8 का 2 गुना, यहाँ 12 6 का 2 गुना, यहाँ 18 है 9 का 2 गुना, और यहाँ 14 है 7 का 2 गुना। लेकिन
इसमें एक शर्त और दिया, दो संख्याओं का योगफल 24 है, तो दोनों में जोड़ा जाए, मतलब दोनों युग्म को जोड़िए, उनका योगफल भी 24 आना चाहिए। 16 8 कितना हो जाएगा 24, तो ये पहला ऑप्शनल हमें लगता है सही है। आइए दूसरा देखा जाए, 12 6 18 ये भी नहीं सही है, और 18 9 27 ये भी नहीं सही है, 14 7 21 ये भी नहीं सही है। तो पहला ऑप्शनल 16 का 8 है, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, 8 का 2 गुना करेंगे 16 हो जाएगा, और इसके अलावा दोनों संख्याओं का योगफल भी कितना है 24 है, तो पहला ऑप्शन सही है। तो आइए देखा जाए इसको सोल्यूशन के साथ भी कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 24 है, तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। शर्त क्या दिया है, शर्त है दोनों संख्याओं का योगफल 24 अर्थात x प्लस y बराबर 24, समीकरण नंबर 1। और फिर कह रहा है कि उनमें एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। दूसरा शर्त क्या है, पहली संख्या दूसरी की 2 गुने के बराबर, यानी x से y के 2 गुने के बराबर है, समीकरण नंबर 2। यहां से x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो रखने पर तो यहाँ हो जाएगा 2y प्लस y बराबर 24, 2y में एक y जोड़ेंगे 3y बराबर 24, 3 अगले पक्ष में भाग कराएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 8। अब y का मान मिल गया, अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखा जाए तो x बराबर 2 गुणे 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, x बराबर 16। तो अतः पहली संख्या x माने थे और वो है 16, और दूसरी संख्या 8 y माने थे और y का कितना माना है 8, तो संख्या कितनी हो जाएगी 16 का मान 8। हालांकि पहले हमने बताया था कि उसका ऑप्शनल पहला सही है। एक तरीका और भी लगाने का, और उसमें यदि हम पहली संख्या मान लेते x है तो दूसरी संख्या 24 माइनस x हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिपिकल है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिपिकल नहीं है, हालांकि वो भी तरीका है द्विघात समीकरण सॉल्व करने का, और ये भी तरीका है द्विघात समीकरण सॉल्व करने का। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे यदि त्रिभुज, ये शर्त दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और इसमें कुछ मान दिए हैं, AB भुजा के 2 गुने का मान PQ भुजा के बराबर है, और BC का मान 8 दिया है 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है QR का मान कितना होगा। 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा में 8 है, तीसरा ऑप्शन में 16 है, और चौथा ऑप्शन में कह रहा है इसमें से कोई नहीं। तो आइए देखा जाए इसके सॉल्यूशन को, फिर इसमें QR का मान पता करते हैं। इसमें भी यह 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR, और ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप हैं। दिया है इसमें त्रिभुज ABC समरूप आप त्रिभुज PQR। देखिए भाई, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती तथा कोण बराबर होते हैं। जैसे AB भुजा PQ के समानुपाती होगा, PC भुजा QR के समानुपाती होगा, और AC भुजा PR के समानुपाती है। और इसके अलावा संगत कोण भी बराबर होते हैं यदि ये कह दिया है कि दो त्रिभुज समरूप हैं। इसमें ये दिया है त्रिभुज ABC समरूप है, और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है भुजा QR का मान कितना है, QR यानी इसका आधार का। तो इसके हम सॉल्यूशन को देखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि
त्रिभुज ABC समरूप आप त्रिभुज PQR। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो CPST से संगत पार्ट मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुजों के संगत पार्ट मतलब भुजाएं समानुपाती होंगे और कोण बराबर होंगे। तो भुजाएं समानुपाती यानी AB भुजा को क्या लिख सकते हैं PQ, और BC को क्या लिख सकते हैं BC बटे AB बटा PQ लिख सकते हैं, और BC बटा QR लिख सकते हैं। इसके अलावा AC बटा PR भी होगा, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतने में काम चल जाएगा। तो AB बटे PQ है ना, यहाँ PQ का मान 2 गुणे AB के बराबर है, तो AB बटे हम PQ का स्थान पे 2 गुणे AB लिख सकते हैं। और BC का मान कितना दिया 8, QR का मान मालूम नहीं, AB से भी बर्बाद हो गया। इसे लिख सकते हैं 1/2 बराबर 8/QR। हम तिर्यक गुणा करा दें तो QR का गुणा 1 में QR और 8 का गुणा 2 में 16, तो QR का मान कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। शायद भाई आपको समझ में आ रहा है, आप भी नोट करते रहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। 10 तगड़ा सवाल है भाई। कह रहा है एक 20 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की छाया की लंबाई जमीन पर 10 मीटर है। कोई एक छड़ है, ये छड़ मान लीजिए, छड़ का नाम दे दीजिए AB, और इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, और इस छड़ की छाया जमीन पर कितना मीटर भाई 10 मीटर। ठीक, और यदि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई, कोई यहाँ पे एक मीनार है, ये भाई मीनार लिख देते हैं MR मीनार, और इसकी ऊंचाई मालूम नहीं है, हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई H मीटर। कितना माना गया भाई H मीटर, और इसकी उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर है, जमीन पर 50 मीटर है। उसी समय जिस समय छड़ की छाया की लंबाई 10 मीटर था, उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर है, ये मान लीजिए भाई, इसे C मान लेते हैं। देखिए भाई, ऊर्ध्वाधर में छड़ भी है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में मीनार भी है, अर्थात थीटा 90 है, यहाँ B और R दोनों 90 हैं। एक ही समय कह रहा जिस समय मीनार छड़ की छाया 10 मीटर है, उसी समय, यानी दोनों को एक ही समय पर देखने पर आप बता सकते हैं कि इसका जो उन्नयन कोण होगा मीनार द्वारा बनाए गए उन्नयन कोण के बराबर। अगर ये थीटा है तो भी कितना होगा थीटा होगा, और इस स्थिति में इसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई निकालना था, हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई H मीटर है। यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज MRN में आप देख रहे हैं कोण B बराबर है कोण R के, क्यों, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर है 90 अंश का है, और पहले का कोण C बराबर है दूसरे त्रिभुज के कोण N के, क्यों, क्योंकि एक ही समय पर बने कोण। तो यहाँ पे एंगल नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप, ABC समरूप आप त्रिभुज MRN के, जब समरूप होगा तो CPST लगाएंगे और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रखेंगे। का मतलब है कि AB भुजा किसके अनुपात में होगा, सॉरी यार दिखाई नहीं दे रहा, और अब दिखाई देगा, AB MR बटे MR बराबर BC आधार के बटे में आधार BC इस आधार RN के बराबर है। तो AB का माप कितना दिया है 20 बटे MR का मान मालूम नहीं H, BC का मान 10 है तो 10 बटे RN का मान
50 है तो 50 लिख देते हैं, काट दो, 10 एक कम 10, 10 पच्चे 50। तो यहाँ पे 20 का गुणा 5 में कराएंगे तो 20 पंचे 20 गुणे 5 और 1 का गुणा एच में, तो एच आएगा, तो एच बराबर हो जाएगा 100 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई कितना आ गया? 100 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 100 मीटर आ गया। तो भैया इसमें ऑप्शनल पहला ऑप्शनल सही है। तो आशा करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया और इसके साथ कौन सा इसका ऑप्शनल सही है भी समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11। 11 कह रहा है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया एक ठोस अर्धगोला है, और इसका व्यास दिया है भाई, इसका व्यास कितना दिया है? व्यास दिया 1/2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे, व्यास का आधा होता है, यानी 1/2 गुणे 1/2, 2 से भाग कराए 1/2 से गुणा कराए, बात दोनों एक ही है, तो हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की आ गई भैया त्रिज्या, आर का मान आ गया 1/4 सेंटीमीटर। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 3πr²। 3π, आर का मान कितना दिया है? 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3π/1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, तो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया देखा जाए कौन सा इसका ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शनल है 1/8 पाई, दूसरा 3/16 पाई, और यही ऑप्शनल इसका सही है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन आपको समझ में आया और इसके साथ कौन सा विकल्प है भी समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और इस वृत्त का कोई चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। केंद्र पर थीटा बराबर 60 अंश बना रहा है और इसकी त्रिज्या कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। इधर भी कितना रहेगा? 6 सेंटीमीटर। कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² थीटा बटे 360। पाई को पाई रहने देते हैं क्योंकि पाई के रूप में दिया है, r² यानी 6 गुणे 6 लिख सकते हैं क्योंकि r बराबर 6, स्क्वायर लिखेंगे 6 गुणे 6, थीटा बराबर 60/360। 60 एक कम 60 छाके 360, 6 से 6 बर्बाद, बचा कितना? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही भैया? पहला 2 पाई दिया है, दूसरा 4 पाई, तीसरा 6 पाई, तो तीसरा ऑप्शनल इसका सही है। आशा करते हैं क्वेश्चन 12 का सलूशन आपको समझ में आया और इसके साथ कौन सा विकल्प सही ये भी समझ में आया। आप भी नोट करते रहिए दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। कह रहा है एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर समान चौड़ाई का एक पथ है। एक वृत्ताकार पार्क है भैया, इसके चारों तरफ समान चौड़ाई का कोई पथ है। ये जो भैया छायांकित किया गया ये वृत्ताकार मार्ग है, पथ है मतलब। वृत्ताकार पथ का बाह्य तथा आंतरिक परिधियों का अंतर, मान लेते हैं बाह्य त्रिज्या कैपिटल R और आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r है। तो इसमें दिया है बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि।
दोनों का अंतर कितना दिया है 132 मीटर। ठीक भाई, इसमें कह रहा है क्या, पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। भैया ये जो पथ है, इस पथ की चौड़ाई, यदि पथ की चौड़ाई को हम d मान लें तो ये चौड़ाई किसके बराबर होगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r के। यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या का अंतर कर दीजिए तो पथ की चौड़ाई d जिसे माने वो मालूम हो जाएगा। तो यहाँ बाह्य परिध बराबर होता है वृत्त की त्रिज्या, यदि स्मॉल r है तो वृत्त का परिध 2πr होता है। तो बाह्य परिध मतलब बाह्य त्रिज्या कैपिटल R, तो हो जाएगा 2π कैपिटल R माइनस आंतरिक परिधि यानी 2π स्मॉल r बराबर 132। यहाँ पे 2π कर लेते हैं कॉमन, 2π कॉमन होगा तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर 132। कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर, इधर इतना रख लेते हैं, 2π से भाग करा देते हैं तो 132 भाई 132 है, यहाँ थोड़ा 32/2π लिख सकते हैं क्या भाई, 2π इधर भाग करा देगा तो यहाँ पाई का मान रख दें, रखा जाएगा 132/2 गुणे पाई का मान 22/7 तो 7 ऊपर हो जाएगा। 2 से काटो, चलो 11 से पहले काट दे, का काट दो भैया, 11 दूनी 22 और 11 एक कम 11, 2 13 22, 11 दूनी 22, 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो अंश में कितना बचा 3 गुणे 7 और 3 गुणे 7 मतलब 21 और कैपिटल R स्मॉल r, ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r का मान है और ये भी कैपिटल R माइनस स्मॉल r का। और हमने बताया कैपिटल R और स्मॉल r का जो अंतर है वो d के बराबर है, अर्थात ये पथ की क्या हो जाएगी चौड़ाई, कितना मीटर आ गया 21 मीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही भैया, पहला 20 मीटर गलत है, दूसरा 21 मीटर है जो कि सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 14 नंबर से। एक समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका CD है। कोई एक समबाहु त्रिभुज है, अगर भैया समबाहु त्रिभुज है इसका मतलब है कि इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका सॉल्यूशन देखेंगे फिर आंसर हम बताएंगे। त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है तीनों भुजाएं बराबर, AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं हो गए बराबर। और इसमें ये दिया है कि AB की माध्यिका CD है, भुजा AB की माध्यिका CD है, तो इसमें ज्ञात करना है CD स्क्वायर बराबर कितना होगा। AB एक भुजा है और इसकी CD एक माध्यिका है। ये आपको पता है भाई, किसी समबाहु त्रिभुज में जो उसकी माध्यिका होती है वो उसका शीर्षलंब होता है। इसका मतलब ये है कि D AB का मध्य बिंदु है। अगर ये DAB का मध्य बिंदु है, इसका मतलब है कि AD का जो मान है AD और DB के बराबर है और AD पूरी दूरी के आधे के बराबर होगा, अर्थात AD बराबर हम लिख सकते 1/2 AB। चूंकि त्रिभुज ADC में कोण D बराबर है 90 अंश, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्षलंब उसकी एक माध्यिका होती है, अर्थात माध्यिका उसका एक शीर्षलंब होता है, D 90 अंश का है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो AC का वर्ग बराबर आधार, आधार को AD मान लेते हैं तो AD का वर्ग और लंब CD, CD का वर्ग। AD को हटाकर हमें CD का मान लाना है और भी
ऑप्शनल में सब ए बी दिया है ना, ए बी के रूप में लाना है। तो ए सी को तो हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ए सी बराबर ए बी, तो यहाँ ए बी लिख दें, ए बी का वर्ग। और ए डी को क्या लिखा जा सकता है, 1/2 गुणा ए बी, तो हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे ए बी का वर्ग और प्लस सी डी का वर्ग। तो इधर ए बी का वर्ग ही रहेगा बराबर ए बी का वर्ग बटे हम लिख सकते हैं 4, क्योंकि 2 का वर्ग 4 और प्लस सी डी स्क्वायर। भाई दिख नहीं रहा है, अब दिखा। तो इसमें हमने यही किया कि ए बी का वर्ग बटे 2 का वर्ग 4, ए बी स्क्वायर बटे 4 लिखा। अब हमें सी डी का मान निकालना है, तो ए बी को हम बाएं पक्ष में ले जाएंगे। यहाँ बाएं पक्ष में है ए बी स्क्वायर माइनस से ए बी स्क्वायर बटे 4 बराबर सी डी स्क्वायर। लासा ले लीजिए, लासा 4 आ जाएगा, 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर। 4 ए बी स्क्वायर में से 1 ए बी स्क्वायर घटा देंगे तो हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर बटे 4। किसका मान आ गया, सी डी स्क्वायर का। तो भैया इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखा जाए। सी डी स्क्वायर का मान 3/4 ए बी स्क्वायर, 3/4 ए बी स्क्वायर, और यही आपका ऑप्शन दूसरा सही है। तो आइए अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखें। कह रहा 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम समांतर माध्य का फार्मूला लगा देंगे। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। और इसमें भार का समांतर माध्य दिया है, भार का समांतर माध्य कितना दिया, 45.6 किलोग्राम। और हमें 12 व्यक्ति दिए गए हैं, व्यक्तियों की संख्या दिया है 12। योगफल ज्ञात करना है तो हम यही फार्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, अर्थात भार का योगफल बटे भार की संख्या, मतलब 12 व्यक्तियों की भार की संख्या, कितने व्यक्ति हैं उनकी संख्या लिखा जाएगा हर में। तो यहाँ लिख सकते हैं भार का समांतर माध्य बराबर व्यक्तियों के भारों का योगफल, भारों का योगफल बटे व्यक्तियों की संख्या। दिया है 45.6। भारों का योगफल दिया है भाई, नहीं मालूम नहीं, यही पूछा है। भारों का योगफल बटे व्यक्तियों की संख्या 12 इधर भाग करा रहा है, बाएं पक्ष में गुणा कराएगा। तो 45.6 गुणे 12 बराबर भारों का योगफल। तो गुणा कराएंगे 45.6 में 12 से, 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 पंचे 10, 10 एक 11, 2 चौक 8, 1 छके 6, 1 पंचे 5 और 1 चौक के 4, 2 6 1 7, 8 5 13 3 हासिल 1, 4 1 5, 1 अंक 10। तो ये आ जाएगा 537.2। इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है भाई, गलत तो नहीं कर दिए। 6 12 2 हासिल 1, 2 पंचे 10, 11 के 1 हासिल 1 और 2 चौक 8, 1 हासिल 9 होगा भाई।
ये गलत हो गई ब्रो, और ये हो जाएगा 4, तो 457.2, 457 सॉरी 447.2, तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही है। यहाँ भाई गुणा में गलती हो गई, सॉरी। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर अगला 16। इसमें करा 3, 4, 6 और यक्स का समांतर माध्य 5 है, तो यक्स का मान निकालना है। तो समांतर माध्य का फार्मूला लगा देंगे, समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य कितना दिया भाई 5, तो यहाँ 5 लिख देते हैं, बराबर पदों का योगफल, पद कौन कौन है 3, 4, 6, सॉरी प्लस यक्स बटे पदों की संख्या 1, 2, 3, 4 पद है। तो भैया 4 भाग करा रहा है, बाएं पक्ष में गुणा कराएगा 5 गुणे 4, और ये 6, 4, 10, 3, 13, 13 प्लस यक्स, 4 पंचे 20 बराबर 13 प्लस यक्स, यक्स का मान निकालना है। 13 बाएं पक्ष में की 20 माइनस 13 हो जाएगा, और ये 7, तो यक्स बराबर कितना आ गया 7। तो कौन सा ऑप्शन सही भाई इसका, तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर अगला 17 नंबर सवाल। इसमें कह रहा है द्विघात समीकरण x माइनस 1/x बराबर 1 का विविधकर ज्ञात करना है। तो भाई जो समीकरण दिया है द्विघात समीकरण के मानक रूप में पहले लिखा जाए। ये दिया है x माइनस 1/x बराबर 1, तो लासा लेंगे, हर x हो जाएगा x का गुणा x में, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1, यक्स बाएं पक्ष में भाग करा रहा है, दाएं पक्ष में गुणा कराएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर यक्स का गुणा 1 में कराएंगे, x पक्षांतर कर दीजिए, मानक रूप में लाइए, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स बाएं पक्ष में माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, ये भैया मानक रूप में आ गया। और इसका हम मानक रूप से तुलना करा लेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ a का गुणांक, a का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान -1 और c का मान भी कितना जाएगा -1। विविधकर निकालना, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान रखेंगे -1 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान -1, तो ये d का मान आ जाएगा -1 का वर्ग 1 और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, तो डी का मान आ गया 5। डी को विविधकर कहा जाता है और इसमें चौथा ऑप्शन सही है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है ये द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है, तो के का मान निकालना है। चूंकि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है, के मूल समान है, और भैया समान होने की स्थिति क्या होती है कि इसका विविधकर का मान 0 के बराबर होगा, अर्थात या इसलिए लिख सकते हैं कि d का मान 0 के बराबर होगा, और d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर हम मानक रूप से तुलना करा लें यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर -6 और c बराबर आ जाएगा k। तो b स्क्वायर, b का मान कितना रखेंगे -6 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 3 और गुणे c का मान k बराबर 0, 6 के 36 माइनस 4 तियाँ 12 k बराबर 0, -12 के बराबर प्लस 36 दाएं पक्ष में -36 बदलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 कम 12, 12 तियाँ 36 और के बराबर कितना आ गया 3। तो यहाँ पे के का मान कितना भाई 3 है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 भी समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक, माध्य इसका कितना दिया है, माध्य दिया है 26.1 और माध्यक दिया है 25.8, तो इसका बहुलक निकालना, और बहुलक बराबर होता है
तो 3 गुणे माध्यक, माध्यक दिया है 25.8 और 2 गुणे माध्य, माध्य दिया है 26.1। गुणा कराओ। 3 का गुणा 8 में, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 5 15 2 17 7 हासिल 1, 3 दूनी 6 7, 1 अंक पे दशमलव। 2 से गुणा कराओ, 2 1 कम 2 दशमलव, 2 6 12 2 हासिल 1 और 2 दूना 4 1 5। 77.4 में से 52.2 घटा दिया जाए। 4 में से 2 घटाएंगे 2 दशमलव, 7 में से 2 घटाएंगे 5 और 7 में से 5 घटाइए 2, तो आ जाएगा 25.2। तो इसका बहुलक कितना आ गया भैया? बहुलक है 25.2। कोई ऑप्शन दिख रहा है? दिख रहा भाई, इसका तीसरा ऑप्शन सी सही है। आइए देखा जाए इसका लास्ट क्वेश्चन 20 कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्त की माप है। तो भैया केंद्रीय प्रवृत्त मुख्यतः 3 होती हैं। केंद्रीय प्रवृत्त की माप की मापें 3 होती हैं। इसमें एक होता है माध्य यानी समांतर माध्य, दूसरा होता है माध्यक और तीसरा होता है बहुलक। और इसमें से बहुलक आया हुआ ऑप्शनल में, तो ये बहुलक ऑप्शनल सही हो जाता। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक जो भी इम्पॉर्टेंट थे रखे गए और आपको समझ में भी आया। आगे के सेट 1 में जो आगे के सवाल हैं इसे हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए भैया। जय हिंद दोस्तों।